ये शुरुआत करते हैं वहीं से जहाँ से हमने उस क्लास को रोका हुआ था। हम लोगों ने देखा था रसायन विज्ञान में खास करके हम लोग शुरू कर दिए थे एसिड बेस और क्षार, अम्ल, क्षार और लवण, बहुत सारे अम्लों के बारे में जानकारी हासिल की गई थी और हम लोग प्रवेश कर गए थे एक टॉपिक जिसका नाम था बेस यानी क्षार। तो हाँ, आज हम लोग समापन कर लेंगे जो भी है आज फाइनल करके फिर आपसे हम विदा लेंगे। तो यहीं पर अपनी कॉपी में हेडिंग डाल देना कि क्षार और उसके विशेष गुण। ठीक है, क्षार हुआ इसके प्रमुख गुण, क्षार हुआ इसके प्रमुख गुण। जैसे अम्लों के अपने कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स रहे हैं, उनकी अपनी एक पहचान रही है, वैसे क्षारों की भी अपनी एक पहचान रहेगी। जैसे कि मान के चलना कि जो आर्हेनियस का सिद्धांत है, आर्हेनियस के सिद्धांत के आधार पर अगर हम किसी क्षार को पानी में घोलेंगे, क्षार को जल में घोलने पर तो ये हमेशा OH माइनस क्या देगा? OH माइनस आयन देता है। दूसरा एक और पॉइंट रखना है कि ये स्वाद में ये कड़वे होते हैं, बिटर होते हैं, यानी कि बिटर इन टेस्ट। और तीसरा ये होने से साबुन की तरह चिपचिपे होते हैं। होने में साबुन की तरह चिपचिपे से होते हैं, है ना? स्लिपरी टाइप के होंगे आप हाथ में इसे छुएँगे तो। और एक और खास बात कि ये जो लाल लिटमस पेपर होता है, लाल लिटमस पेपर, इसे हम एसिड बेस इंडिकेटर कहते हैं। एसिड बेस इंडिकेटर के नाम जानते हैं। तो इसको ये नीला कर देता है, नीला कलर प्रदान करता है। और दूसरा इंडिकेटर अगर नेचुरल देखें तो वो हल्दी है। हल्दी को ये लाल रंग देता है, आमतौर पे हल्दी पीली है, तो पीली हल्दी को ये लाल रंग दे देगा। तीसरा क्या होता है इंडिकेटर जिसे कहते हैं मेथिल ऑरेंज, क्या बोलेंगे? मेथिल ऑरेंज कहेंगे और ये मेथिल ऑरेंज को पीला रंग देगा, क्या देगा? येलो कलर प्रदान करता है। तो 3 बड़े इंडिकेटर हैं यहाँ पर एसिड बेस को लेकर के, है ना? मधु कुमारी आज मैं समाप्त कर दूँगा बेटा, परेशान ना होइए। आज जो भी बचा है थोड़ा ही सा बचा था, है नहीं। तो जो है उसी से नहीं लेंगे, नहीं आज के बाद से क्लास नहीं लेंगे, संपन्न हो जाएगा। जितना था हमने अपनी तरफ से पूरा पढ़ाया है, खैर। तो जो बचा था मैं चाहता तो अगले दिन ही आपको बोलता, बट ऐसा कोई आवश्यकता नहीं, पूरा है तो पूरा होगा और निश्चित समय पर हुआ। भले ही हमने शनिवार संडे ही पढ़ाया बट हमने पूरा किया, खैर। तो बट ध्यान रखो अभी जो पढ़ना है उसको लिखिए। तो 3 इंडिकेटर्स के आधार पर पूछा जाएगा, एक तो हल्दी पे लाल रंग और मेथिल ऑरेंज पर पीला। एक और ध्यान देने की बात है कि जो क्षार होते हैं, क्षार किसी भी धातु से अम्ल की तुलना में कम अभिक्रिया करते हैं। धातु से अम्ल की तुलना में कम अभिक्रिया करते हैं। अम्ल की तुलना में कम अभिक्रिया करते हैं, ये बात ध्यान देना। यानी कि बहुत ज़्यादा पावरफुल रिएक्शन नहीं है। बट एक और बात ध्यान देना कि क्षार में भी संक्षारण प्रवृत्ति पाई जाती है, अर्थात अगर आप किसी क्षार को मेटल से या किसी क्षार को किसी मान के चलो कि मेरी आवाज़ पर्याप्त आ रही है, हो सकता है मोबाइल गड़बड़ आपका, तो या किसी क्षार को आप लकड़ी से रिएक्शन करा दें, तो वो उसे खराब कर देता है। एक और पॉइंट डाल देना कि क्षार में भी, नेक्स्ट पॉइंट डाल दीजिएगा, क्षार में भी संक्षारण के गुण होते हैं, अर्थात यह धातु, लकड़ी आदि को खराब कर सकता है, आदि को खराब कर सकता है, खराब कर सकता है। तो इसको बोलते हैं संचालन, क्या बोलेंगे? संचालन। और एक और खास बात कि क्षार का जो पीएच मान है हमेशा वो 7 से ज़्यादा होगा, ये तो सबको पता है कि इसका जो पीएच वैल्यू होती है वो हमेशा 7 से 12 होती है। तो वो एक तरीके से पॉइंट ध्यान रखना। बाकी अगर इतने परिचय हैं तो हम क्षार को बहुत आसानी से किसी को भी समझा सकते हैं कि भाई क्षार कुछ इस प्रकार से होते हैं और इन्हें ही हम मुख्य तौर पर क्षार की श्रृंखला में रखते हैं। अब इन अम्ल और क्षार को इंडिकेट करने के लिए हमारे पास एक एसिड बेस इंडिकेटर की आवश्यकता होती है, जिसे कहते हैं अम्ल क्षार सूचक। तो लिखिए अपनी कॉपी में एसिड बेस इंडिकेटर या अम्ल क्षार सूचक। देखिए हेडिंग एसिड बेस इंडिकेटर या अम्ल क्षार सूचक। 2 तरह के इंडिकेटर होते हैं, एक होते हैं नेचुरल इंडिकेटर और एक होते हैं कृत्रिम, यानी कि मानव के द्वारा बनाए गए इंडिकेटर। यानी कि कोई भी वस्तु अम्ल है कि कोई भी वस्तु क्षार है, ये बताने के लिए। तो इसे हम पॉइंट करेंगे, तो लिखिएगा कि वह प्रमुख रसायन जो किसी भी पदार्थ के अम्लीय अथवा क्षारीय गुणों को दर्शाए, किसी भी पदार्थ के अम्लीय अथवा क्षारीय गुणों को दर्शाए, वह अम्ल क्षार सूचक कहलाता है। वह अम्ल क्षार सूचक कहलाता है। वह अम्ल क्षार सूचक कहलाता है। देखिए मूलतः यह 2 प्रकार के होते हैं। मूलतः यह 2 प्रकार के होते हैं, अपनी कॉपी में से बांटिएगा, एक प्राकृतिक और एक कृत्रिम। मूलतः यह 2 प्रकार के होते हैं, एक प्राकृतिक और एक कृत्रिम। प्राकृतिक में बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, पॉइंट वाइज एग्जांपल लिख लीजिएगा। लिखिए नंबर 1 लिटमस पेपर। ये लिटमस पेपर बनाते हैं लाइकेन से बने होते हैं और लाइकेन तो एक प्राकृतिक पदार्थ है ही, तो लाइकेन से बने, बड़ा फेमस लाइकेन है जिसका नाम है रोज़ेला लाइकेन। तो रोज़ेला लाइकेन सबसे प्रमुख है, बाकी और भी कई तरह-तरह के लाइकेन्स होते हैं जिनसे हम लिटमस पेपर बना सकते हैं, सबसे प्रमुख है रोज़ेला। दूसरा हल्दी की बात करें यानी कि टर्मरिक, ठीक है? तीसरा लाल पत्ता गोभी आता है, रेड कैबेज, लाल पत्ता गोभी, ये भी अम्ल क्षार सूचक है। चौथा हम अगर चूने की बात करें यानी कि जो हम चूना खाते हैं, भुजा हुआ चूना, वहाँ से भी अम्ल क्षार सूचक हो सकता है। इसके अलावा पाँचवाँ अगर हम बात करें तो वो है गुड़हल। गुड़हल का फूल यानी कि जो चाइना रोज़ होता है उसकी बात करें, हिबिस्कस की, तो गुड़हल के फूल में ये क्षमता होती है कि वो बता सके कि वो अम्ल क्षार कैसे है। ऑलिव ऑयल या जैतून का तेल भी इसमें प्रमुख है। तो छठवां भी लिख देना, जैतून का तेल, ये ऑलिव ऑयल, ये ऐसे 5-6 पॉइंट्स हैं जो प्राकृतिक सूचक के तौर पर भूमिका निभाते हैं। उम्मीद है इतना आपको याद रहेगा। इसके अलावा कुछ हमारे पास कृत्रिम सूचक भी हैं, हाँ, हिबिस्कस के नाम से जानते हैं। कृत्रिम कौन-कौन से हैं? तो यहाँ पर पॉइंट कर लेते हैं। जैसे आपने नाम सुना होगा फिनाप्थेलिन, एक बड़ा ही फेमस ये सूचक है फिनाप्थेलिन। आमतौर पे आप मान के चलना कि अगर कोई वस्तु अम्ल है, एसिड है और कोई बेस बेस है वस्तु, तो फिनाप्थेलिन में अगर वो डाली जाती है तो अलग-अलग कलर देगी। जैसे मान के चलो, मैं आपको पॉइंट बता दे रहा हूँ कि कौन-सा हमें ध्यान रखना है। अगर वो वस्तु अम्ल है ना? अगर वो वस्तु अम्ल है, एसिड है, तो वो कोई कलर नहीं देता है, कोई कलर नहीं देगा। और जब कोई कलर नहीं देगा तो हाँ, ठीक है।
जब कोई कलर नहीं देगा तो भाई कॉमन सी बात है, फिनाप्थेलिन के साथ आप क्या कह दोगे? भैया वो क्या है? अम्ल है यानी एसिड है। क्या कह दोगे? कि वो अम्ल या एसिड है। और अगर वो पिंक रंग दिया, बेस है और बेस के साथ अगर डाला गया तो पिंक देगा, और पिंक दिया तो आप कह दोगे वो क्या है? बेस है। तो वस्तु अगर फिनाप्थेलिन के साथ पिंक दे रही है तो वो बेस होगी, और कोई कलर नहीं दे रही है, जिस रंग में है उसी रंग में हो गई वो, तो क्या होगी? अम्ल के तौर पर मानी जाएगी। इसके अलावा एक और कृत्रिम हमारे पास है जिसका नाम है मेथिल ऑरेंज। नंबर 2 लिखिएगा। नंबर 2 है मेथिल ऑरेंज। मेथिल ऑरेंज। इसके साथ भी 2 स्थितियाँ बन सकती हैं। एक तो वो अम्ल हो सकता है, यानी कि यदि अम्ल होगा मेथिल ऑरेंज के साथ तो वो अलग रंग देगा, और अगर वो क्षार होगा तो वो अलग रंग देगा। ध्यान देना, अम्ल होने का सीधा मतलब है कि वह लाल रंग प्रदान करेगा, रेड कलर प्रदान करेगा। यानी कि कोई वस्तु अगर वो अम्ल है और मेथिल ऑरेंज में डाली जा रही है तो वो लाल देगी, और अगर क्षार है तो वो पीला रंग प्रदान करेगी। अगर वो क्षार है तो पीला रंग प्रदान करेगी। तीसरा एक और इंडिकेटर याद रखना है अपन को मेथिल ऑरेंज के बाद, वो है रेड ऑरेंज। रेड ऑरेंज, अगर ये विलेन रेड ऑरेंज है केमिकल और इसमें हम 2 वस्तु डालते हैं और चेक करते हैं कि क्या वो वस्तु एसिड है। अगर वो वस्तु एसिड है तो इसमें फिर पीला रंग मिलेगा, उल्टा हो जाएगा। और अगर वो वस्तु बेस है, क्षार है, तो इसमें फिर लाल रंग मिलेगा, यानी कि ठीक जो मेथिल ऑरेंज है वो रेड ऑरेंज का उल्टा कलर दे रहा है। यानी कि ये दोनों ध्यान में रखने हैं, मेथिल ऑरेंज और रेड ऑरेंज, मेथिल ऑरेंज और रेड ऑरेंज। एक और याद रखना, और वो है फेनॉल रेड का, और फेनॉल रेड भी सेम इसी की तरह होगा, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ फेनॉल रेड। फेनॉल रेड, तो फेनॉल रेड और रेड ऑरेंज, जिसमें रेड कलर लगा होगा उसका उल्टा हो जाएगा, है ना? जिसमें रेड कलर लगा उसका उल्टा हो जाएगा, यानी कि एसिड का पीला और बेस का लाल, एसिड का पीला और बेस का लाल। तो इतना आपको ध्यान रखना है ना? इसके अलावा प्याज है ना, वेनिला और क्लोव, ये भी कुछ विशेष सूचक है, बट वो गंध के आधार पर एसिड बेस कलर करते हैं। तो नीचे एक नोट में डाल दीजिएगा, लिखिएगा प्याज, वेनिला और लौंग। 3 एग्जांपल डालिएगा, प्याज, वेनिला और लौंग भी, प्याज, वेनिला और लौंग भी प्राकृतिक अम्ल क्षार सूचक है। प्राकृतिक अम्ल क्षार सूचक है। हालांकि ये गंध के आधार पर 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 अम्ल क्षार को अलग करते हैं। गंध के आधार पर अम्ल क्षार को अलग करते हैं। गंध के आधार पर अम्ल क्षार को अलग करते हैं। गंध के आधार पर अम्ल क्षार को अलग करते हैं। इसको ध्यान रखना है। नेक्स्ट आपसे पूछ सकते हैं कि पीएच वैल्यू क्या है या पीएच स्केल क्या है? तो नेक्स्ट लिखिएगा पीएच स्केल। एक डॉक्टर थे, डॉक्टर सोरेन सोरेनसन, तो उन्होंने इसके बारे में बताया था। इसे हम पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन कहते हैं। तो अपनी कॉपी में यहाँ से हेडिंग डाल के लिखिएगा, डॉक्टर सोरेन सोरेनसन द्वारा पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन पीएच मान की गणना व व्यवस्था बताई गई। पोटेंशियल पीएच मान की गणना व व्यवस्था बताई गई, और इस बेस पर यह बताया गया कि 0 से लेकर के 14 तक के आंकड़े होते हैं, और इसमें जो 7 वाला वैल्यूएशन है, यानी कि यहाँ पर ये एक न्यूट्रल वैल्यूएशन है, यानी कि ये उदासीन है। इसे हम उदासीन मानते हैं, न्यूट्रल मानते हैं। और इसके इस तरफ चलेंगे, यानी कि 7 से 8 9 10 11 12 13 14, तो ये क्षारीय हो जाएगा। इधर वाले बहुत प्रबल होते हैं और पास वाले बहुत दुर्बल होते हैं। और आप 7 से पीछे जाओगे इधर, तो ये प्रबल अम्ल हो जाएंगे, प्रबल अम्ल हो जाएंगे, और ये वाले दुर्बल अम्ल हो जाएंगे। मसलन कि अगर किसी का पीएच मान 0 है, 1 है, तो बहुत प्रबल अम्ल माना जाएगा, और किसी का पीएच मान 6 है, 5 है, तो वो दुर्बल अम्ल माना जाएगा। वैसे ही किसी का पीएच मान 8 9 है तो वो दुर्बल क्षार होगा, किसी का पीएच मान 13 14 है तो वो प्रबल क्षार माना जाएगा, तो वो प्रबल क्षार माना जाएगा। तो ये कुछ पॉइंट्स इन्होंने बताए हैं जो कि डॉक्टर सोरेनसन के बेस पर ध्यान दिया जाता है। इतना अपनी कॉपी में नोट कीजिएगा। ध्यान रखना कि जितना ज़्यादा H+ आयन की वैल्यू बढ़ेगी, उतना ही ज़्यादा पीएच का मान कम होता है। इसे याद रखिएगा। बगल में कहीं लिख देना कि पीएच का मान जितना कम मिलेगा, जितना कि H+ एक्वस की वैल्यू बढ़ेगी। ये याद रखिएगा। और जितना ये बढ़ेगा, उतना ही ये दर्शाता है कि वस्तु एसिडिक हो रही है, वस्तु एसिडिक हो रही है। तो H+ का मान जो होगा, H+ का मान, वह मुख्य तौर पर ये बात दर्शाएगा। कुछ मैं नोट बोल दे रहा हूँ, उसे अपनी कॉपी में पीएच वैल्यू लिख दीजिए फटाफट। लिखिएगा नंबर 1, लिखिएगा हेडिंग, प्रमुख पीएच मान लिख दीजिएगा। प्रमुख पीएच मान लिखिएगा, सांद्र हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, ऐसे लिखना है, ऐसे लिखना है, सांद्र हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, और आगे लिखिएगा ऐसे, यहाँ पर पीएच मान ऐसे लिखना है। लिखिएगा सांद्र हाइड्रोक्लोरिक एसिड, लिखिएगा पीएच मान है इसका, इसका पीएच मान है 0 शून्य, लिखिएगा पीएच मान ऐसे लिखना ब्रैकेट में, पीएच मान है 0। एक और लिखिएगा डाइल्यूट HCl, लिखिएगा तनु हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ऐसे आगे बढ़िएगा, तनु हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और लिखिएगा पीएच मान, लिखिएगा 1। फिर लिखिएगा आमाशय का HCl, आमाशय का HCl, लिखिएगा 1 से 3, कितना पीएच मान है? 1 से 3, आमाशय का HCl लिखिएगा 1 से 3। इस बार लिखिएगा नींबू का जूस, नेक्स्ट लिखिएगा नींबू का जूस, आप तो इसे लिख रहे हो, लिखिएगा 2 से 2.5, 2.0 से 2.5, नींबू का जूस 2.5 से, सॉरी 2.0 से 2.5 नींबू का जूस। एक और लिखिएगा सिरका, विनेगर, लिखिएगा सिरका या विनेगर, लिखिएगा पीएच मान है 3, कितना पीएच मान है सिरके का? 3। इसे बार लिखिएगा, इसे बार लिखिएगा वाइन यानी शराब, वाइन यानी शराब, लिखिए पीएच मान 3, वाइन यानी शराब पीएच मान है 3, वाइन यानी शराब पीएच मान है 3। एक और लिखिएगा बियर, बियर भी शराब ही है बट थोड़ी कमजोर शराब है, गरीबों की शराब मान के चलना, 4। बियर का लिखिएगा 4। इसे लिखिए टमाटर, टोमेटो, अत्यधिक अम्लीय ये एक तरीके का फल है टमाटर, लिखिए पीएच मान है 4.1, पीएच मान है 4.1।
इसके बाद लिखिएगा टी या कॉफ़ी, टी या कॉफ़ी 5 से 5:30 टी या कॉफ़ी लिखिएगा 5 से 5:30 क्या लिखना है? 5 से 5:30 5.5 इसके बाद लिखिएगा वर्षा का जल, लिखिएगा रेन वाटर, लिखिएगा वर्षा का जल 5 से 5.6 5 से 5.6 वर्षा का जल 5 से 5.6 5 से 5.6 इसके बाद लिखिएगा दूध 6.4 से 6.8 लिखिएगा मिल्क 6.4 से 6.8 6.4 से 6.8 ये मिल्क का है। इसके बाद लिखिएगा ब्लड ब्लड तो सबको पता है 7.35 से 7.45 7.35 से 7.45 इसके बाद लिखिएगा शैलिवा 6.8 है बिफोर खाना भोजन की लिखिएगा लार का पीएच मान लिखिएगा 6.8 भोजन से पहले और 7.5 भोजन के बाद ठीक लिखिएगा पहला पॉइंट कि लार खाने से पहले 6.8 लार खाने के बाद 7.5 लार खाने के बाद 7.5 इसके बाद लिखिएगा नमक नमक का पीएच मान 7 नमक का पीएच मान नहीं नेचुरल रेन वाटर बेटा ना थोड़ा एसिडिक ही होता है इसी से तो दिक्कत है ना आगे चल के वो अम्ल वर्षा बना देता है जैसे ही 5 से पीएच मान नीचे जाएगा तो रेन वाटर अम्ल वर्षा बन जाता है ठीक चलिए इसके बाद लिखिएगा आंसू टीयर 6.5 टू 7.6 6.5 टू 7.6 6.5 टू 7.6 इसके बाद लिखिएगा समुद्री जल 8.2 समुद्र लिखिएगा 8.2 लिखिएगा मिल्क ऑफ मैग्नीशिया 10.5 मिल्क ऑफ मैग्नीशिया 10.5 मिल्क ऑफ मैग्नीशिया 10.5 और सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH 13 से 14 कितना हो जाएगा 13 से 14 है ना और लिखिएगा मृदा के लिए बेहतर मिट्टी कितना होना चाहिए 7 मृदा सॉरी कृषि के लिए बेहतर मिट्टी लिखिएगा कृषि के लिए बेहतर मिट्टी कृषि के लिए बेहतर मिट्टी ये हो जाएगा 7 एक और आप लिखना कि अगर मिट्टी अम्लीय हो गई है तो चूना डालेंगे उसमें लिख देना कि अगर मिट्टी अम्लीय हो गई है तो चूना डाला जाएगा और यदि मिट्टी क्षारीय हो गई है तो कंपोस्ट या वर्मी कंपोस्ट खाद डालेंगे तो लिखना है तो लिखिएगा यदि मिट्टी अम्लीय हो गई है तो उसमें चूना डालेगा चूना यदि मिट्टी अम्लीय हो गई है तो उसमें चूना का इस्तेमाल होगा सफेद चूना वही कैल्शियम CaO कैल्शियम ऑक्साइड और वो बिना भरे चूना सूखा वही काली चूना डालते उसमें और यदि मिट्टी क्षारीय है तो उसमें हम वर्मी कंपोस्ट क्या डालेंगे वर्मी कंपोस्ट डालेंगे यदि मिट्टी क्षारीय है तो उसमें हम वर्मी कंपोस्ट का इस्तेमाल करते हैं नेक्स्ट चैप्टर है जिसका नाम है साल्ट यानी कि लवण आइए देखा जाए तो साल्ट कैसे हासिल करेंगे सिंपल सी अभिक्रिया है कि जब हम अम्ल और क्षार को रिएक्ट करते हैं जैसे मान के चलो हमने HCl प्लस NaOH को अभिक्रिया दी तो क्या बन गया NaCl बना और प्लस में पानी थोड़ा सा अलग हो गया तो जो NaCl है यही साल्ट है जिसे हम सामान्य भाषा में नमक कहते हैं तो जब भी साल्ट हासिल करना है आमतौर पर हमें उदासीनीकरण अभिक्रिया की तरफ आना होता है तो अपनी परिभाषा में साल्ट को परिभाषित कीजिएगा लिखिएगा कि जब अम्ल और क्षार को अभिक्रिया में शामिल किया जाता है जब अम्ल और क्षार को अभिक्रिया में शामिल किया जाता है तो हमें लवण प्राप्त होते हैं तो हमें लवण प्राप्त होते हैं तो हमें लवण प्राप्त होते हैं जब अम्ल और क्षार को ये देखो ना अम्ल है और ये क्षार है जब अम्ल और क्षार को अभिक्रिया में शामिल किया जाता है तो हमें लवण प्राप्त होते हैं इनका पीएच मान ज्यादातर 7 के आसपास होता है इनका पीएच मान ज्यादातर 7 के आसपास होता है हालांकि लवण अम्लीय और क्षारीय भी होते हैं इनका पीएच मान 7 के आसपास होता है हालांकि लवण अम्लीय और क्षारीय भी होते हैं हालांकि लवण अम्लीय और क्षारीय भी होते हैं हालांकि लवण अम्लीय और क्षारीय भी होते हैं नहीं लाइन से ठीक है इनका बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट तुलनात्मक अधिक होता है इनका बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट तुलनात्मक अधिक होता है इनका बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट तुलनात्मक अधिक होता है इनका बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट तुलनात्मक अधिक होता है अब देखो आपको ये समझना है कि मान लो दोनों एसिड स्ट्रांग स्ट्रांग है एसिड और बेस दोनों स्ट्रांग होंगे तो अभिक्रिया जब होगी तो ऐसी स्थिति में हमें न्यूट्रल साल्ट मिलता है उदासीन लवण मिलेगा जैसे मैं देखा था ना NaOH और HCl दोनों स्ट्रांग बेस स्ट्रांग एसिड थे अतः जो NaCl मिला ये न्यूट्रल है यानी कि एकदम 7 पीएच मान इसका होगा लेकिन जैसे आप एसिड स्ट्रांग ले लो और बेस वीक ले लो तो जो स्ट्रांग होगा उस रूप में एसिडिक बन जाएगा जैसे HCl स्ट्रांग है बट NH4OH कमजोर क्षार है तो हमें NH4Cl अमोनियम क्लोराइड मिल गया तो अभी जो मिला ये एसिडिक है कैसा है एसिडिक साल्ट है ये लवण है अगर मान लो एसिड वीक ले लिए और बेस स्ट्रांग ले लिए तो बेसिक हो जाएगा जैसे CH3COOH कमजोर एसिड अम्ल है लेकिन NaOH मजबूत क्षार हो गया तो हमें CH3COONA मिल गया ये दोनों वीक हम ले लिए तो फिर न्यूट्रल हो जाएगा और इस तरह से हम ये समझेंगे कि जो यदि दोनों स्ट्रांग है और दोनों वीक है तो न्यूट्रल एटम मिलेगा और अगर इन दोनों में से जो स्ट्रांग है वो उस रूप में कन्वर्ट हो जाएगा अगर एसिड स्ट्रांग है तो एसिडिक हो जाएगा अगर बेस स्ट्रांग है तो साल्ट बेसिक हो जाता है ये कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है इसलिए आपसे हम उम्मीद करते हैं कि इसको आप ध्यान में रखें तो खैर ये महत्वपूर्ण अवधारणा रही अम्ल क्षार और लवण के बारे में मुझे उम्मीद है कि आपको यहाँ तक प्रॉपर समझ में आया होगा और हम लोगों ने इसे जाना होगा तो इसके बाद थोड़ा सा एक और हिस्सा हम समझ लेते हैं अपनी पढ़ाई में एक सेकंड रुकिएगा जैसे कि तो एक सेकंड रुकिएगा एक पीपीटी हम कि हमारी पढ़ाई को और अधिक मजबूती प्रदान हो सके तो एक सेकंड रुकिएगा एक पीपीटी हम कन्वर्ट कर रहे हैं फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं तो एक और आपसे पूछ सकते हैं कि भाई केमिकल रिएक्शंस क्या है या रासायनिक अभिक्रिया क्या है तो बड़ा सिंपल सा सवाल इसमें से कैसे आता है उसको देखा जाए जब कुछ तत्व आपस में संयोग करके कंपाउंड यौगिक बनाते हैं अथवा अपघटित होकर के तत्व और युग्म टूटते हैं तो यही अभिक्रिया रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है ना जैसे कुछ अभिक्रियाएं समांग होती हैं
वह अभिक्रिया जिसमें अभिकारक और उत्पाद दोनों की भौतिक अवस्थाएं सेम होती हैं, उन्हें हम समांग अभिक्रिया जैसे मान के चलना, जैसे H2 है ये गैस हो गया, है ना? ब्रोमीन ये भी गैस हो गया, दोनों गैस गैस है। अब जो HBr मिला ये भी हमें गैस से मिल गया। तो जब तीनों यानी कि ये अभिकारक है और ये उत्पाद है, तीनों की अवस्थाएं एक जैसी हुई फिजिकल स्टेट, तो ये समांग अभिक्रिया में शामिल किया जाता है। ऐसे विषमांग होते हैं कि जब अभिक्रिया में अभिकारक और उत्पाद दोनों की भौतिक अवस्थाएं अलग-अलग हो, तो मतलब कोई भी हो सकता है। जैसे जिंक है तो ठोस है ना? जैसे जस्ता ले लिए और प्लस 2HCl ले लिए। तो अब ये सॉलिड है, HCl जो है ये लिक्विड हो गया। इसने रिएक्शन किया तो 2 ZnCl2 बना लिया। अब ZnCl2 लिक्विड हो गया, लेकिन जो H2 है ये गैस हो गया। यानी कि ठोस भी है, गैस भी है, सॉलिड भी है, तो ऐसी कोई अभिक्रिया आपको दिख रही हो एग्जाम में, तो इसको हम विषमांग अभिक्रिया के तौर पर मानेंगे। यानी कि दोनों अभिकारकों और प्लस में जो उत्पाद हमें मिला, दोनों की भौतिक अवस्थाएं अलग-अलग हो जाए, तो ये विषमांग अभिक्रिया कहलाती है। इसके बाद एक और अभिक्रिया है जिसको हम संयोजन अभिक्रियाओं के तौर पर जानते हैं। यानी वह अभिक्रिया जिसमें दो से अधिक पदार्थ आपस में संयोग करके एक नए पदार्थ की रचना करते हैं, उन्हें हम संयोजन की अभिक्रिया कहते हैं। इसमें जो नए पदार्थ बने हैं, उनके गुण मूल पदार्थों से बिल्कुल भिन्न होते हैं। बड़ी सिंपल सी बात है कि अब 2 या 2 से अधिक पदार्थ आपस में मिल रहे हैं। मान लो कि कॉम्बिनेशन हो रहा है, जैसे कैल्शियम और सल्फर का हो रहा है, तो इस तरह से 2 अलग-अलग पदार्थ मिले। अब मान लो सोडियम है और क्लोरीन है, ये अलग हो गए, तो ये बना क्या? NaCl बन गया। तो इसके गुण अलग है और इसके गुण अलग है। कुछ हम रिएक्शंस और देख लेते हैं, जैसे कि कार्बन है, ऑक्सीजन है, तो CO2 बन गया, है ना? हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, तो H2O बन गया। Fe है, S है, तो आयरन सल्फाइड हो गया। कैल्शियम ऑक्साइड प्लस H2O है, तो कैल्शियम कार्बोनेट बन गया। सॉरी कैल्शियम हाइड्रॉक्साइड बन गया। यानी कि बस मिलना और मिल करके बड़ा बना देना, तो ये एक तरीके का संयोजन अभिक्रिया होगी। एक अभिक्रिया वियोजन होती है, यानी कि टूट जाती है। पीडीएफ चला जाएगा, देख लेना। वियोजन मतलब अपघटन वाली अभिक्रिया है, अर्थात वह अभिक्रिया है जिनके संयोजन अभिक्रियाओं के ठीक विपरीत होंगी। इसमें एक यौगिक टूटेगा और छोटे यौगिक अथवा तत्वों में भी अलग हो जाएगा। जैसे मान लो ये AB है, AB टूट करके A और B में कन्वर्ट हो गया। कुछ अभिक्रियाएं आप देखिएगा यहाँ से, है ना? एक बहुत टफ नहीं है, बहुत ईज़ी है, थोड़ा-सा ध्यान देना। मैं भी यहाँ से सवाल बनाए। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट है, टूटा तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में। तो एक बड़ा चीज़ क्या हुआ? टूट करके 2 छोटी चीज़ों में, 3 में बदल रहा है। ये वियोजन है, विघटन है ना? सोडियम कार्बोनेट है, तो सोडियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट गया। जैसे सोडियम हाइड्रॉक्साइड है, तो सोडियम ऑक्साइड और वाटर में टूट गया। सिल्वर ब्रोमाइड है, ये सिल्वर और ब्रोमीन में टूट गया। तो इस तरह से बड़ी चीज़ों को टूट जाना वियोजन कहलाएगा और छोटी चीज़ों का जुड़ जाना वो संयोजन कहलाता है। कुछ अभिक्रियाएं विस्थापन अभिक्रियाएं होती हैं। वह अभिक्रिया जिसमें किसी तत्व के परमाणु दूसरे तत्व के यौगिक से परमाणु को हटा करके स्वयं उसका स्थान ग्रहण कर लें और एक नया यौगिक बनाएं, तो ये कहलाती है विस्थापन। जैसे मान के चलो कि AB है और प्लस C है, रिएक्शन हुआ, तो ये C वाला इससे जुड़ गया, तो A अलग हो गया बेचारा, B और C यहाँ पर हो गया। ये विस्थापन अभिक्रियाएं हैं। जैसे मान लो रमेश, संगीता, दिनेश, AB और CD, रमेश, संगीता, दिनेश, मुकेश आपस में गए, तो रमेश, दिनेश इकट्ठा एक कमरे में सो गए, संगीता और उनकी जो दिनेश की पत्नी है इकट्ठा एक कमरे में हो गई भाई, लड़का-लड़का एक तरफ, लड़की-लड़की एक तरफ। तो जो ये अभिक्रियाएं हुई हैं, ये विस्थापन दे रही हैं, क्या कर रही हैं? एक दूसरे को विस्थापित कर रही हैं। जैसे एग्जांपल्स देखना, अब मैग्नीशियम है, कॉपर सल्फेट से रिएक्शन किया, तो कॉपर बेचारा अलग हो गया, तो मैग्नीशियम इधर से आके इससे रिएक्शन कर बैठा। ये विस्थापन अभिक्रिया कहलाएंगी। यहाँ विस्थापन हो रहा है, यहाँ विस्थापन हो रहा है। अब विस्थापन अभिक्रियाएं के साथ-साथ एक होती हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, मतलब 1 2 रमेश, संगीता, दिनेश और जो भी इनकी पत्नी का नाम है, पता नहीं क्या नाम है, मुझे नहीं पता। तो फिर क्या हुआ कि ये इधर हो गए, ये इधर हो गए। ये डबल रिप्लेसमेंट रिएक्शन कहलाते हैं। अर्थात सभी की अदला-बदली हो गई। जैसे यहाँ देखना, जैसे KBr है ना और ये AgNO3 इनमें दोनों बदल जाएंगे। जो K है ये NO3 से रिएक्शन करेगा और Br है वो Ag से रिएक्शन करेगा। तो KNO3 और AgBr हो गया। देखते ही आप तुरंत पता लगा लोगे कि डबल डिस्प्लेसमेंट होना शुरू हो गया है। जैसे HCl है NaOH है, तो NaCl प्लस H2O, ये डबल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, दोनों इधर के उधर हो जा रहे हैं। इसे बोलेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में पार्टिसिपेशन रिएक्शंस होते हैं, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस और हाइड्रोलिसिस, ये 3 होते हैं, ध्यान में रखना है। एक और तो प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस में जब किसी विलयन में दो अभिकारकों के बीच इस प्रकार अभिक्रिया हो कि समूह की अदला-बदली के फलस्वरूप एक अभिलेय पदार्थ उत्पन्न हो अवक्षेप के रूप में, तो यह अवक्षेपण अभिक्रिया कहलाती है। मतलब याद करने की आवश्यकता तो नहीं है मेरे हिसाब से, बट आप ऐसे ध्यान रखना कि अवक्षेपण अभिक्रियाएं डबल विस्थापन में आती हैं, याद रखना है। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन वही है, जैसे आपने देखा होगा NaOH प्लस HCl, तो NaCl इधर आ गया, है ना? और प्लस H2O हो गया। तो ये जो लवण बना, ये लवण बना ना, तो वास्तव में ये उदासीन ही तो है, क्योंकि इसका जो pH मान है वो 7 है। क्या है? इसका pH मान 7 है, इसलिए इसे हम उदासीनीकरण अभिक्रिया के तहत मानेंगे। क्या कहेंगे? उदासीनीकरण अभिक्रिया के तहत मानेंगे। लास्ट एक आपसे पूछ सकते हैं कि भाई कैटलिस्ट क्या है? उत्प्रेरक किसे कहते हैं? तो वो सिंपल सा जो अभिक्रिया की गति में या अभिक्रिया की क्रियाविधि में परिवर्तन ला दिया तो घटा दिया तो बढ़ा दे, यानी कि उत्प्रेरक वह पदार्थ है जो किसी अभिक्रिया की गति को घटा या बढ़ा सकता है, अर्थात अभिक्रिया में परिवर्तन ला सकता है। अंत में स्वयं कभी अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है, बस खाली वो अभिक्रिया की गति में परिवर्तन ला रहा है, इसे ध्यान में रखना है। अब ये होमोजेनियस कैटलिस्ट होते हैं, कुछ हेटेरोजेनियस होते हैं। होमोजेनियस मतलब जैसे मान लो अभिक्रिया चल रही है, तो जिस रूप में अभिक्रिया है उसी रूप में उसी ठोस द्रव गैस अवस्था में अगर उत्प्रेरक भी है तो होमोजेनियस होगा, अगर वो अलग अवस्था में तो हेटेरोजेनियस होगा, बस इतना ध्यान रखना है। इनमें से आपको समझना है पॉजिटिव, नेगेटिव और सेल्फ और एक है इंडक्ट कैटलिस्ट, जिनमें से 2 ध्यान रखिएगा। पॉजिटिव के नाम से क्लियर है कि अभिक्रिया की गति क्या करेगा? बढ़ाएगा। तो धनात्मक उत्प्रेरक क्या करता है? यह अभिक्रिया की गति को बढ़ा देते हैं। जैसे MnO2 है ना? आयरन है, प्लेटिनम है, ये बड़े फेमस कैटलिस्ट हैं जो पॉजिटिव होते हैं और अभिक्रिया को स्पीड अप करते हैं, अभिक्रिया को ये स्पीड अप करते हैं। दूसरे ऋण ऋण वाले ये क्या करेंगे? यह अभिक्रिया की गति को कम करते हैं। यह अभिक्रिया की गति को कम कर देते हैं, कम कर देते हैं, यानी कि नेगेटिव इम्पैक्ट डालते हैं। अब जैसे मान के चला कि एग्जांपल कर लें तो एक है एस्टेनोलाइट या नॉकिंग ऑफ द पेट्रोल बाय टेट्राएथिलेट। जैसे अब आप मान के चलो कि टेट्राएथिलेट है, तो ये पेट्रोल में क्या करता है? अपस्फोटन को कम करता है। पेट्रोल के अपस्फोटन को कम कर देगा। तो अगर कम कर दिया तो इसको हमने क्या माना? नेगेटिव कैटलिस्ट। क्या मान लिया? नेगेटिव कैटलिस्ट के तौर पर माना। इसे ध्यान रखना है। ऐसे ही अल्कोहल है, ऐसे ही ग्लिसरीन होता है ना? अल्कोहल भी कई बार नेगेटिव कैटलिस्ट होते हैं
और दूसरा याद रखिएगा ग्लिसरीन। ग्लिसरीन भी कई बार नेगेटिव कैटलिस्ट की भूमिका में आते हैं। श्वा कौन से होते हैं जो खुद ही उत्प्रेरक बन जाए? जब रासायनिक अभिक्रिया में बना कोई उत्पाद उसे रासायनिक अभिक्रिया के लिए उत्प्रेरक का कार्य करे तो वह श्वा कहलाता है। जैसे एग्जांपल एक ही है, वही ध्यान रखना। पोटेशियम परमैंगनेट और ऑक्सैलिक अम्ल की अभिक्रिया में जो गति है शुरुआत में बहुत स्लो होती है। लेकिन जैसे उसमें थोड़ा-सा मैंगनीज प्लस प्लस आयन बन जाता है, ये उत्प्रेरक का कार्य करने लगता है। जैसे मान के चलना श्वा वाले में ये जो Mn++2 है, ये वाला, ये वास्तव में अभिक्रिया में भूमिका निभा रहा है। ये कई बार ना परिभाषा भी चेंज हो जाती है शॉर्ट उत्प्रेरक में, क्योंकि उत्प्रेरक तो वही है जो अभिक्रिया भागने पर या फिर भाग लेना शुरू कर रहा है। तो जब अभिक्रिया के उत्पाद ही कुछ ऐसे हों, जो अभिक्रिया की स्पीड को अपने आप बढ़ा दे रहे हों, तो इनको हम आमतौर पर स्व उत्प्रेरक के नाम से जानते हैं। तो आपसे एक ही एग्जाम पूछेगा एग्जाम में Mn+2, जैसे याद रखिएगा। कुछ प्रेरित उत्प्रेरक भी होते हैं, बट इसको आप ध्यान मत रखिए, आपके काम की चीज़ नहीं है। कुछ इसकी विशेषताएं हैं, उत्प्रेरक थोड़ी मात्रा में आवश्यकता होती है, ज़्यादा आवश्यकता होती नहीं। अभिक्रिया के अंत में उत्प्रेरक अपरिवर्तित रहता है, नहीं कि भाग लेता है, फिर भाग लेता नहीं, निकल जाता है। उत्प्रेरक अभिक्रिया की सक्रिय ऊर्जा को बदलता है, अर्थात अभिक्रिया की दर को या तो घटाता है या तो बढ़ा देता है, इसे ध्यान रखना है। कुछ ऐसे हैं जो प्रमोटर्स होते हैं, जो उत्प्रेरक को भी और अधिक बढ़ाते हैं, तो प्रमोटर्स कहते हैं। वे पदार्थ जो उत्प्रेरक की सक्रियता को बढ़ा देते हैं, अर्थात वर्धक होते हैं, जैसे कि हैबर विधि से अमोनिया बनाते समय लोहा जो होता है वो कैटलिस्ट की भूमिका निभाएगा, लेकिन इसके साथ में हम मिलाते हैं मोलिब्डेनम। तो जो मोलिब्डेनम होता है वो लोहे को बहुत तेजी से बढ़ाता है, यानी कि वह पदार्थ जो उत्प्रेरक को भी और अधिक ज्यादा पावर दे दे, उसे हम वर्धक या प्रमोटर कहते हैं। और सबसे बेस्ट एग्जांपल आपको याद रखना है मोलिब्डेनम। मोलिब्डेनम लोहे को बहुत प्रमोट कर देता है कि यू कैन डू इट, यू कर सकते हो तुम, और इस तरह से अभिक्रिया की क्रियाशीलता और बढ़ जाती है। तो यहाँ पर जो मोलिब्डेनम है एक वर्धक की भूमिका में आता है। तो अब यहाँ से एग्जाम में ये आ सकता है कि भाई वर्धक अलग है, बिल्कुल अलग है। वर्धक वो है जो उत्प्रेरक की धनात्मकता को बढ़ाए, उत्प्रेरक की भी कार्यविधि को या उत्प्रेरक की क्षमताओं को क्या कर दे, बढ़ा दे, वो प्रमोटर होता है या वो वर्धक होता है। बात समझ में आई? तो यहीं पर अब आज का जो हमारा कार्यक्रम है ये संपन्न हो रहा है, और अब हम अपनी तरफ से आपको एईडीओ कार्यक्रम के लिए संपूर्णता देने की कोशिश कर रहे हैं। एईडीओ में जितना भी सामान्य विज्ञान हो सकता था हमने आपके लिए साझा किया है। आप इसे अपनी कॉपी में चिन्हित करें और दोहराएं। चलते चलते कुछ हमारे टिप्स जरूर याद रखिए कि समय पर्याप्त है आपके पास। टिप्स ये है, पहला, क्लास नोट्स दोहराएं। समय रहे तो इसमें एनसीईआरटी भी आप जोड़ लें, हालांकि मैंने जोड़ रखी है, आपको भी दोबारा दोहराना चाहिए। दूसरा जो टिप्स है वो ये है कि खूब सारे एमसीक्यू करिए। यदि आप मान लो कभी बीपीएससी में रहे हैं, तो बीपीएससी में एक बैच आती है विजेता, जो पुरानी विजेता के कार्यक्रम है, क्वेश्चंस है, उसमें एमसीक्यू दिए गए हैं, और ये एमसीक्यू आपको एईडीओ में बड़ी महत्ता दिखाएंगे, उसको आप जरूर कीजिएगा। और तीसरा टिप्स ये है, आप केवल दोहराव पर फोकस कीजिए, फोकस करें, और ये दोहराव टॉपिक वाइज कीजिएगा और शॉर्ट रूप में, ज़्यादा टॉपिक और शॉर्ट बना बना कीजिएगा, ज़्यादा ना होने पाए। और उम्मीद है कि आपको प्रॉपर समझ में आया होगा। और बाकी आपके कोई सवाल है तो आप सवाल कीजिए। आपकी प्रतिक्रियाओं का अब इसके बाद कोई अगर हमसे सवाल है तो कर लीजिए, बाकी अब आप जाइए सीधे एग्जाम की तरफ। नहीं, नहीं, रोने जैसा कुछ नहीं है, बहुत प्रैक्टिकल मामला है। न्यूमेरिकल क्वेश्चन आना नहीं चाहिए, है ना? इक्का दुक्का आएगा, वो केवल उस पे रहेंगे जो मुख्य तौर पर आपने सूत्र वगैरह पढ़े हैं ना, उसी पे रहेंगे, बहुत टफ नहीं रहेंगे। तो उसके लिए परेशान मत होइए। ध्यान दो, फिजिक्स के इंपॉर्टेंट क्या-क्या पढ़ना है, जो वेरी इंपॉर्टेंट है, इसे फटाफट नोट कर लीजिए। भौतिकी, यहाँ से एक प्रश्न मैं ऊष्मा भी ऐड कर दे रहा हूँ। यहाँ से एक, और फिर इसके बाद चुंबक, विटामिन, और प्लस को देखना है, नंबरिंग है इसी इस, और प्लस में एक बोन वाला, हड्डी वाला टॉपिक पढ़ा ना आपने, उसको भी देख लेना। देख लीजिएगा, सवाल आ जाएगा। टॉपिक करके सवाल पर अपनी पकड़ अच्छे से बना लेंगे। तो अब मुझे दीजिएगा इजाज़त इस पूरे कार्यक्रम से। बाकी आपके जो सवाल थे उसको मैंने पढ़े। ये मैंने क्रम बना दिया है कि इस क्रम में आप इसे हँसी भाई, थैंक यू भाई। यूट्यूब पर एमसीक्यू करवाने के लिए, अब ये हमारे सीमा क्षेत्र से बाहर की चीज़ है। अगर ये लोग कहते हैं तो मुझे करवाने में कोई दिक्कत नहीं है। मतलब हमारी जो टीम है, यानी कि हमारा जो प्रबंधन है, उसके ऊपर भेज चाहिए। हमारी खूब सारी दुआएँ हैं, खूब सारा आशीर्वाद है भाई, ये अच्छे से जाए, है ना? बस ध्यान रखना, रिवीजन अंतिम कड़ी है इस पूरे कार्यक्रम। इस पूरे कोई पूर्ण नहीं है, मैं भी पूर्ण नहीं हूँ, आप भी पूर्ण नहीं हो, कोई पूर्ण नहीं, बस रिवीजन करते जाइए। जितना दोहराएँगे उतना ही सब कुछ होगा। और एक बात याद रखना, अगर आप ईमानदार होंगे और आपने खूब मेहनत की होगी, तो बहुत बड़ी चीज़ नहीं, नौकरी मिल रही है, बहुत सिंपल सा है, सबको मिल रही है, लोग ऐसे ही घूम रहे हैं और अच्छे से पा रहे हैं। 3-3 4-4 डिग्री लगाया तो उधर वो बताओ बीपीएससी 70 का इंटरव्यू दिया है, 71 का मेंस लिखा है, दरोगा में नौकरी लेके आ गया, एक दरोगा का मेंस फिर लिख रहा है। तो बच्चे हैं और वो मेहनत किए हैं, तो वो पा रहे हैं। तो ये मान के चलो, नौकरी बिल्कुल सम्मुख है अपने, मिल रही है, मेहनत करने वालों को मिल रही है, रिवीजन करने वालों को मिल रही है। बाकी तो भाई देखो, नाटक और व्यवस्थाएँ सबके पास हैं। कहते हैं ना कि हज़ार 10,000 बहाने होते हैं किसी भी नाकामयाबी को छिपाने के लिए, और कामयाबी अगर आ गई है तो अपने आप हल्ला कर देती है। तो बस ऐसी मेहनत करना भैया, और मेरी खूब दुआएँ हैं और उम्मीद करता हूँ कि सब कुछ बेहतर जाएगा, है ना? और एक बात और याद रखिएगा कि कोई भी चीज़ अंतिम नहीं होती, कोई भी चीज़ अंतिम नहीं होती है, और इसके लिए मन मिटना भी नहीं है। बस कोशिश कीजिएगा, अपना बेहतर दीजिएगा, और आप लंबे समय से पढ़ाई कर रहे हो, तो बेहतर हो गई होगा, युद्ध वाले हो, विजेता हो, है ना? तो निधि कुमारी नाटक मत करो लेकिन ये कैंसल कर दो एग्ज़ाम। खैर, तो अब मुझे आज के इस पूरे कार्यक्रम से दीजिएगा इजाज़त। तो थैंक यू, नमस्ते।